सहारा प्रणाम। मैं हूं अनुज शर्मा। आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है वो न सिर्फ सरल और सौम्य है बल्कि हर जाति धर्म के लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से ही वो सबके बीच लोकप्रिय हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की। डॉक्टर दिनेश शर्मा का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि हर शख्स उनकी तरफ बरबस खिंचा चला आता है। यही वजह है कि पार्टी के साथ साथ विपक्ष के लोग भी उन्हें बेहद सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। आइए आज हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं, बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला महानतम देश है। भारत की इस महान धरा पर उत्तर प्रदेश एक महान कर्म भूमि रही है। इस भूमि ने विश्व मानवता को अनेक रत्न सौंपे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राजयोगी श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, भक्त सूरदास और रसखान जैसे लोगों ने इस भूमि की पवित्रता को सींचा है। इसमें काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, सारनाथ और कुशीनगर की आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसी में मानवता के कल्याण की असीम ऊर्जा और संभावनाओं ने जन्म लिया। यहीं पर पंडित नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी, आचार्य कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसी हस्तियों ने इसकी राजनीतिक भूमि को उपजाऊ बनाया, राजनीति और समाज को दिशा दी। ये नियंता बने नीति के, नियति के और नेतृत्व के। लेकिन आजादी के बाद इस राज्य में ठहराव आ गया। थम गया यहाँ के वैचारिक और सामाजिक विकास का पहिया। हर तरफ स्वार्थी, भ्रष्ट, दुर्बल चरित्र, दिशाहीन और दूरदृष्टिहीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने ने जड़ें जमा ली। इसी अस्वस्थ परिवेश में बाद की युवा पीढ़ी पली बढ़ी। इस खरपतवार ने प्रदेश में माफिया, बेरोजगार और अपसंस्कृति को गढ़ा। लेकिन अंधेरा जितना घना होता है, उजाले की संभावना उतनी ही प्रबल होती है। जैसे छिन्न भिन्न भारत के अंधेरे में आचार्य चाणक्य ने राजधर्म के उजाले का मार्ग प्रशस्त किया, वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेताओं ने आधुनिक उत्तर प्रदेश की राजनीति को राह दिखाई। इनकी परंपरा के बीज विशाल वृक्ष बन रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से चलकर भाजपा तक चली आई मानव सेवा और राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में लाखों करोड़ों लोग अपना सर्वस्व न्योछावर करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी की एक कड़ी है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा। राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव है जागवास। यहाँ से लगभग 110 साल पहले पंडित देवी सहाय शर्मा रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ आकर बसे। इनके पुत्र थे पंडित बेनी माधव शर्मा, जो पुरोहित कार्य करके धर्म सेवा और आजीविका में लगे रहे। इन्हीं के पुत्र हुए पंडित केदारनाथ शर्मा पाधाजी। पाधाजी का जन्म लखनऊ में ही हुआ। यहीं की मिट्टी, हवा, पानी को वो अपना चुके थे। वो एक वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण थे और साथ ही मंझे हुए अखाड़े के पहलवान भी। एक बार एशिया केसरी पहलवान ने लखनऊ में आकर ताल ठोकी तो यहाँ के किसी भी पहलवान ने उसकी चुनौती स्वीकार न की। पाधाजी ने न सिर्फ चुनौती स्वीकार की बल्कि अखाड़े में उस पहलवान को पटखनी देकर चारों खाने चित्त कर दिया। इस प्रकार पहलवानी में भी उनकी ख्याति बढ़ी। बात है आजादी के पहले की। आज के पाकिस्तान के क्वेटा प्रांत में एक जबरदस्त भूकंप आया था। जान माल का प्रचंड नुकसान हुआ। हजारों परिवार बेघर हो गए। लोग गांव को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे थे। इन्हीं का एक जत्था क्वेटा रेलवे स्टेशन आया। नानी मेरी माँ को लेकर भागी। तो लोग भी ट्रेन पे, बस पे बैठ पाते थे, जो जहाँ
तमाम हजारों लाखों लोग मर गए। नाना हमारे कहाँ गए पता नहीं चला, वो सरकारी नौकरी करते और माँ उनको लेके एक ट्रेन में चली और उस समय की वो ट्रेन इधर से उधर होती हुई लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर आकर रुकी और नानी हमारी कहीं और हो गई। मेरी माँ जो बहुत कम उम्र में थी, बिल्कुल अनाथ बच्चों की तरह चारबाग स्टेशन पर रोती भी खड़ी थी। यहाँ इस अकेली लड़की को एक रानी लीला राम कुमार भार्गव ने अपना लिया। उन्होंने शांति देवी का उत्तम पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा और कला प्रशिक्षण की व्यवस्था की। कई वर्षों बाद शांति देवी की माता का पता चला, तब दोनों की मुलाकात हुई। विवाह योग्य होने पर शांति देवी का विवाह पाधाजी से हुआ। अब तक पाधाजी का जीवन समाज और जनसंघ को समर्पित था। वो एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति थे, किंतु जब परिवार की जिम्मेदारी बढ़ी तो खर्च भी अमरबेल की तरह बढ़ चला। आखिरकार पिताजी ने व्यवसाय करने का निर्णय लिया और पिताजी का जीवन एकदम से बदलाव आया और उस बदलाव में वो व्यवसाय की तरफ उन्मुख हुए। 10 रुपए से मात्र उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय भी रद्दी कागजों का। शुरुआती दौर में ही आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई, किंतु अपने हौसले, मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने व्यवसाय को सफल बनाया। कई सालों की मेहनत के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास 150 लोग काम करते थे। सन 68 से ये दुकान ली गई थी, पिताजी ने लिया था। यहाँ हमारा पेपर बैग्स का है, ब्राउन पेपर के लिफाफे का, और ये उस पर हम बैठे हैं इस पर सन 74 में। पाधाजी ऐशबाग रामलीला के संयोजक और प्रबंधक थे। यहाँ की रामलीला के आयोजन को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का बनाया। इसी दौरान 12 जनवरी 1964 को दिनेश शर्मा का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें संघ परिवार का संस्कार मिला। जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं का घर पर आना जाना लगा रहता था। उनकी सेवा और सहायता के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। जो उन्होंने बोलना शुरू किया राजनीति में, और उसकी सबकी प्रैक्टिस जो है कि रामलीला से हुई। ये भैया बार-बार अनाउंस करते थे, सब चीजों को बोलते थे। मैनेजमेंट का तरीका, कैसे बारात को लगाना है, कैसे व्यवस्था कराना है, इन सब चीजों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, शुरू से इनको था। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनसंघ के प्रत्याशी की सहायता के लिए पाधाजी ने अपनी कार और घर के जेवर भी बेच दिए। इसमें छोटी सी उम्र के दिनेश शर्मा भी अपने पिताजी के साथ चुनाव चिन्ह दीपक के प्रचार में जाते थे। तो पिताजी राजनीति में काफी वो थे, तो सक्रिय रहते थे, तो इसलिए उनके साथ जो जुलूस वगैरह उठता था तो सबसे आगे आगे यही चलते थे, दीपक के लिए बोलते हुए हम दीपक निशान रहेगा और सब नारे लगाते हुए। यही उनकी पहली राजनीतिक पाठशाला बनी। घर में सेवा और राष्ट्र प्रेम का माहौल होने से बचपन से ही निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र भक्ति के बीज अंकुरित हो रहे थे। मुझसे बड़े मेरे भाई थे और बहनें थी, तो एक बहुत बड़ा एक संयुक्त परिवार में मेरा जीवन शुरू हुआ। दिनेश शर्मा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहे। हमेशा प्रथम आना और उत्तम अनुशासन उन्हें छात्रों और शिक्षकों का प्रिय बनाए रखता था। प्राथमिक परीक्षा पास करके आगे की पढ़ाई के लिए शहर के सबसे प्रतिष्ठित जुबली कॉलेज में प्रवेश लिया। फिर उस दौरान मुझे याद आता है आज भी कि मैं छोटा था और मुझे किसी ने बताया कि जुबली कॉलेज बहुत अच्छा, लखनऊ का सबसे अच्छा कॉलेज है। वहाँ एडमिशन नहीं होते क्योंकि वहाँ एंट्रेंस का कंपटीशन होता है। उस समय के विद्यार्थी हैं जबकि काफी कठिन यहाँ प्रवेश का एक दौर था। यहाँ पे इतनी कठिनाइयाँ मैंने होती थी एडमिशन के पीरियड में कि सब लोग नहीं का वो ले पाते थे। फॉर्म भर के मैं एंट्रेंस एग्जाम में बैठा, उसमें मैंने टॉप किया और मेरा सिलेक्शन जुबली कॉलेज में हो गया 6ठे में। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मोहल्ले में उसके लिए घटना थी कि उस मोहल्ले का कोई व्यक्ति का सिलेक्शन जुबली कॉलेज में। जब मैं लौट रहा था, साइकिल से आया था, तो ढोल बज रहा था। मुझे पूछा क्या हुआ, तो बताया मोहल्ले वाला ने किसी ने ढोल बजा लिए, नगाड़ा बज रहा है कि मेरा जुबली कॉलेज में प्रवेश हो गया। ये शुरू से ही काफी होनहार रहे हैं पढ़ने में, क्योंकि मैं इनको संस्कृत पढ़ाता था। 6, 7, 8
3 क्लास मैंने इनको संस्कृत पढ़ाया है। कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि इनको हमको डांटना पड़े, चाहे वो रिटेन हो चाहे याद करने वाली हो, ये समय से अपना सारा कार्य करते थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं बिजनेस करूं, मेरी माताजी चाहती थी कि बेटा पढ़े और डॉक्टर बने, और मेरी खुद की इच्छा कुछ और करने की थी कि मैं बढ़ूं, मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, मैं टीचर बनूं। और इस द्वंद्व के बीच में मुझे कॉमर्स लेना पड़ा 9th में, और मैं हाई स्कूल में फर्स्ट आया, कॉमर्स में मैंने टॉप किया। इंटर में भी मेरा बहुत हाईएस्ट था, अपने विश्वविद्यालय में लखनऊ में मैंने टॉप किया। माँ की इच्छा थी डॉक्टर बनूं, तो मैंने डॉक्टरेट PhD किया, और फिर पिताजी की इच्छा भी पूरी हुई कि मैं कॉमर्स से पढ़ा। पढ़ाई के दौरान दिनेश शर्मा अपने से आगे की कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। जहां पर बैठा यहाँ पर एक गुप्ता जी किराएदार रहते थे। उनके दोनों लड़के हाई स्कूल और एक इंटर में था, पढ़ाई नहीं करते थे। वो अपना होमवर्क मुझे दे जाते, मैं उनका होमवर्क करके रख देता था हाई स्कूल और इंटर का। तो वो बच्चे मुझे गोदी उठा लेते, तो कहते गुरुजी कह के दौड़ते थे, मुझे ले जाके चॉकलेट खिला दें, मुझे ले जाके बिस्कुट ले दें, और गुरुजी कह के साइकिल को घुमाते थे। वो गुरुजी बनते मेरे मन में हुआ कि गुरु बहुत बड़ी चीज होता है, तो छोटे व्यक्ति को भी बड़े लोग उसको सम्मान देते हैं। छात्र राजनीति में भी वो सक्रिय रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में वो खासे प्रसिद्ध थे। उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी का हर पक्ष का छात्र उन्हें अपना नेता मानता था। आज भी उनके साथ रहे कई पुराने मित्र उन दिनों की याद ताजा कर देते हैं। हम लोग डॉक्टर साहब बचपन से ही रहे। जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे कॉलेज में, और जब से हम विश्वविद्यालय उनके नाम की वजह से उनको सुनने, उनकी बातों को ध्यान देने, मतलब करने, तो उनके हम लोग जाते रहते थे। तब से हम लोग उनसे एक लगाव सा एक बचपन से हो गया। इनके प्रोफेसर बनने का किस्सा भी रोचक है। प्रथम श्रेणी में M.Com पास करके एक दिन ये अपने गुरु प्रोफेसर सक्सेना से मिलने और NOC लेने के लिए उनके ऑफिस गए। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट में अपना NOC लेने गया था। मेरा सिलेक्शन हो गया दूसरी चीज में। मेरे डीन के प्रोफेसर के सक्सेना साहब पे अटैक किया था लोगों ने। तो वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे। मैंने उन लोगों से उनको बचाया, चश्मा टूट गया था, मैंने उठाया। उन्होंने छूटते वक्त मुझे लगा, नो कोई बात नहीं, आप टीचर बनोगे। सर आप पे तो इन्होंने अटैक किया एक टीचर पे, आप स्वयं मुझसे कह रहे टीचर बनेंगे। सक्सेना जी ने शिक्षक बनने के लिए इसीलिए कहा ताकि भटके हुए विद्यार्थियों को सही दिशा मिल सके। दिनेश शर्मा ने महज 1100 रुपए वेतन पर शिक्षक की नौकरी कर ली। मैंने सारे कंपटीशन को छोड़ के भूल गया कि मैं टीचर बना। मेरे पिताजी ड्राइवर को, मेरे 2 कारें थी, और काफी संपन्न हो गए थे उस समय तक। पिताजी का बिजनेस अच्छा था, 150 लोग काम करते थे। मेरा ड्राइवर था जमील, एक गाड़ी का, वो 2000 रुपए उसको देते थे पिताजी। मैं लेक्चरर ना बनूं और बिजनेस देखो, इसके लिए वो उन्होंने कहा, ड्राइवर को बुलाया और मुझे खड़ा किया और बोले, जमील तुमको कितना देता हूं? मैंने कहा पंडित जी 2000 रुपया। बोले तुमको पता है मेरा लड़का 1100 पा रहा है। मैंने कहा 1100 पाऊंगा, करूंगा, फिर आज से मैं गाड़ी पे नहीं जाऊंगा। जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो उससे मैं स्कूटर खरीद के आऊंगा। उसी से मैंने स्कूटर खरीदी थी। डॉक्टर दिनेश शर्मा एक योग्य प्राध्यापक लखनऊ विश्वविद्यालय में, और अगर मैं कहूं कि प्रोफेसर के रूप में सबसे कम उम्र के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए। राजनीतिक परिवेश में ये रहे हैं, लेकिन स्वयं राजनीतिक थे नहीं। और मेरा जो इनका संबंध आया, परिवार से तो बहुत पहले से संबंध था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो इनका मेरा संबंध आया, इनके पिताजी बीमार थे, मैं देखने के लिए गया था। उस समय मैंने कहा कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। फिर क्रमशः हमारे संपर्क में आने के पश्चात राजनीति में आगे बढ़ते गए। उस दौरान मुझे अचानक विद्यार्थी परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में लखनऊ में जिम्मेदारी मिली,
टीचर के नाते। इस दौरान उन्होंने अपनी मेहनत से एबीवीपी का एक विशाल संगठन खड़ा किया। उसके बाद इन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया और फिर एक रोचक घटनाक्रम में इन्हें बनाया गया प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष। एक समय ऐसा आया 1992 के आसपास का कि हमारे वहां प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना था और मैं चाहता था एक अपने बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे उनको कि वो युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हो जाए। मैं उनकी सिफारिश करने के लिए गया। माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय कलराज मिश्र जी और माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी बैठे थे। मुझे ये नहीं था कि मैं उनकी मीटिंग में पूछ कर जाऊं और मैं अचानक पहुंच गया। भंडारी जी ने मुझे बहुत जोर से डांटा, गेट आउट। मैं जब निकला बाहर तो मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आज के बाद बीजेपी कार्यालय नहीं चलूंगा। दूसरे दिन आदरणीय कलराज मिश्र जी का मेरे पास संदेश आया कि मुझे आपको प्रदेश कार्यालय आना है। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि भारतीय जनता युवा मोर्चे के नए प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार मुझे डांट के भगा दिया भंडारी जी ने। और बाद में उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दो। आदरणीय कलराज जी की संस्तुति पे मुझे अध्यक्ष बना दिया गया, नाना करते हुए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था तो उस समय मैंने युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर रहकर इन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया। हर जगह कार्यकर्ताओं के ये प्रिय बनते गए। आज लखनऊ शहर में हमको जाने हमारे ख्याल से हर शायद मोहल्ले में ऐसे कोई नहीं होंगे 10-5 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो उनसे डायरेक्ट ना जुड़े हुए हों। आज भी लोग हमसे कहते हैं कि हम उनसे डायरेक्ट हमारे संबंध है। एक घटना मैं बताऊं, उमा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तो हम लोग स्टेट गेस्ट हाउस से निकल रहे थे तो अचानक डॉक्टर साहब, हम लोग बैठ चुके थे गाड़ी में, डॉक्टर साहब बैठे, उनके पास मारुति 800 हुआ करती थी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के समय पे। तो डॉक्टर साहब अचानक चिल्लाने लगे, खोलो खोलो जल्दी खोलो, जल्दी बाहर जल्दी बाहर निकालो। तो हम लोगों ने कहा क्या हो गया, क्या अंदर सांप है, चूहा है, क्या गाड़ी, मगर वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। तो तब तक बाहर रखा था, उसने गाड़ी जब गेट खोला तो डॉक्टर साहब की चारों उंगली गेट के बाहर थी और सब दब गई थी और वो सब हरी पड़ गई। और दौड़ के हम लोग बर्फ लाए, आइस क्यूब स्टेट गवर्नमेंट से भगोने में रखा। वो कार्यकर्ता बेचारा माफी मांग रहा था और डॉक्टर साहब ऐसे उसको बर्ताव कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो क्षमा मांगे जा रहा है, डॉक्टर साहब नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से वो कार्यकर्ताओं के प्रति क्षमा भाव बहुत। सुषमा स्वराज जी बनारस में कहा कि पार्टियों के मोर्चों के अध्यक्ष जहां टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष 45 दिन से लगातार अपने संगठन मेहनत कर रहा है। वह उस दिन का 45वां दिन था जब हम लोग बनारस में थे, काशी विद्यापीठ के आंगन में। ये नहीं कह सकता मैं बहुत प्रारंभ से प्रगाढ़ रूप से जानता था, लेकिन एक पहचान जरूर थी कि एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत शांत सौम्य सा है, कभी किसी से लड़ झगड़ कर बात नहीं करता है, बात करता है, इंसिस्ट करता है, काम भी कराता है, लेकिन किसी से करने की नौबत नहीं आती थी कभी। ये उनकी विशेषता धीरे धीरे सामने आने लगी थी। बाद में दोबारा अवसर आया, उमा श्री भारती जी इसकी अध्यक्षा बनी और मुझे देखकर मुझे इतना छोटा लड़का क्या करेगा। और कलराज जी से कहने लगे आपने कैसे बना दिया? तो उनका कि आप महीने भर देखिए, अगर नहीं काम होगा तो उसमें हटा दूंगा। कलराज जी चाहने लगे कि मैं उनकी प्रदेश की टीम में आ जाऊं, तो मुझे ने कहा कि नहीं ये नहीं जाएगा, इसने तो उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा युवा मोर्चा खड़ा कर दिया है। जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा हुआ उसी दिन उन्हें उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष पद की नई जिम्मेदारी मिल गई। कल्याण सिंह जी का मेरे पास में मेरे घर पे PNT फोन पे आया तो तुरंत आ जाए। ये 1998 की बात है और मैं जब पहुंचा तो कलराज मिश्र जी उनके पास में बैठे हुए थे। पर्यटन मंत्री का दायित्व उनके पास था PWD के साथ। माननीय कलराज मिश्र जी ने कहा कि आप इन्हें मुझे दे दें, मैं अपने विभाग में पर्यटन में इनको रखना चाहता हूं। पर्यटन विभाग का उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति बनाई, पर्यटन पर शोध कराया और कई किताबें भी लिखी, जिससे बेजान पड़ा पर्यटन विभाग फिर से सजीव हो गया।
और पर्यटन घाटे से कैसे प्रॉफिट में पर्यटन निगम आ जाए, इसकी पूरी संरचना मैंने बहुत बारीकी से की और उसको एक पॉलिसी बनाई जिसको बोलते हैं कि जो टूरिज्म पॉलिसी थी, पहली पॉलिसी थी उत्तर प्रदेश की, और भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया था। यूपी की बेस्ट पॉलिसी मानी गई थी टूरिज्म पॉलिसी, माननीय कल्याण मिश्र जी के नेतृत्व में उस समय बनाई गई थी। पर्यटन निगम का मैं चेयरमैन था। जब पर्यटन विभाग में उपाध्यक्ष का उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उसी दौरान केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। जब दिनेश शर्मा अटल जी को बधाई देने के लिए गए, अटल जी ने उनसे कहा, दिनेश, तुमने एक बार राष्ट्रीय युवा नीति बनाने की बात कही थी, अब वक्त आ गया है। एक सुझाव दिया था एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अटल जी को कि जब भी बीजेपी की सरकार आए तो इसे युवा नीति बनना चाहिए। बात कहीं भी 4 साल ज्यादा समझता है और मैं स्वयं में भूल गया था। अटल जी की सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति बनाने के लिए समिति गठित कर दी। दिनेश शर्मा को उसका सदस्य बनाया गया। 2004 में अटल जी की सरकार चुनाव नहीं जीत सकी। अमूमन सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्यों को समितियों से हटा देता है। डॉक्टर शर्मा ने तो स्वयं पद छोड़ने का प्रस्ताव रखा। कहने के बावजूद मेरा कार्यकाल मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी बढ़ाया गया है, लेकिन कि राष्ट्रीय युवा नीति में पूरा कर दो, तो राष्ट्रीय युवा नीति का चैप्टर लोगों ने पूरा किया। 4 सदस्य साथ में। वक्त को एक और करवट लेनी थी। सन 2007 में लखनऊ नगर निगम का चुनाव होना था। भाजपा में मेयर पद के लिए ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो सपा और बसपा के सामने टिक सके। सोशल इंजीनियरिंग का जोर था। ऐसे में भाजपा के अनुभवी नेताओं की नजर में डॉक्टर दिनेश शर्मा आए। उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश हुआ। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए न तो कार्यालय खोला, न ही लाव लश्कर का उपयोग किया। बस भाजपा का विश्वास, अटल जी का आशीर्वाद और जनता का प्यार लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्हें हर वार्ड से भरपूर समर्थन मिला। जिन वार्ड्स में भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी हार गए, वहां भी उन्हें लीड मिली। प्रोफेसर दिनेश शर्मा अब मेयर दिनेश शर्मा बन गए। देखिए, मेरा 34-35 साल का अनुभव है विधानसभा में। अब तो 39 साल हो गए, 39 ईयर्स। मैंने लखनऊ को ग्रो करते देखा है। पर मैं ये कह सकता हूं कि 2-3 मुख्यमंत्रियों ने बड़ा अच्छा काम किया। सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। लखनऊ में जो बदलाव आया है नगर प्रमुख के रूप में, डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी योगदान सबसे बड़ी बात थी। कांग्रेस का भी कार्यक्रम, मुझे वो दिन वो घड़ी भी याद है। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी। हम सब उनके पुण्यतिथि पे उनको स्मरण करने गए। भारतीय जनता पार्टी के मेयर के तौर पर ये आए। मुझे इस बात ने प्रभावित किया कि दलगत भावनाओं से अलग हटकर नगर प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया और उनके कार्यकाल में विकास हुआ। दिनेश शर्मा उन लोगों में से हैं कि जो आज की जो पॉलिटिक्स है उससे बिल्कुल ऊपर और अलग है। आज की पॉलिटिक्स जो है वो उसमें जो है वो संकीर्ण दृष्टिकोण है। सिर्फ अपनी पार्टी की बात करते हैं, मानव धर्म या मानव संबंध क्या है उसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन दिनेश शर्मा उन महान लोगों में से हैं कि जो सत्ता, अब आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इससे पहले वो मेयर थे, इससे पहले वो लेक्चरर थे, प्रोफेसर रहे, लेकिन कभी कोई ये महसूस नहीं कर सकता कि इन जगहों के ऊपर जिन शिविरों जिन सीढ़ियों के ऊपर वो चढ़े हैं, तो जो पहली सीढ़ी थी और आज की जो है उसमें कोई उनके मिलने जुलने के तरीके में, उनके आपस में बातचीत करने में या किसी की समस्या के समाधान करने में जो वो प्रयास करते थे जिस तरह से, उसमें कोई फर्क आया है ये कोई नहीं महसूस कर सकता। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके समाज को, लोगों को समझने का, लोगों के साथ खड़े होने का, जुड़ने का प्रयास उन्होंने भरसक किया और यही कारण था कि लखनऊ में डॉक्टर साहब बहुत लोकप्रिय रहे। और मैंने महापौर के तौर पे जनता दरबार लगाना, रोज एक विधानसभा में जाना, पब्लिक की उसी ऑन स्पॉट सुनना, अधिकारियों से उनके चीज को सॉर्ट आउट करना, ये मेरा उपक्रम था। लेकिन ये मैं अपनी कक्षाओं को समाप्त करने के बाद जो समय होता तो उसके बाद शुरू करता था। मेयर होते हुए भी शिक्षण,
परीक्षा के कार्य और अन्य जिम्मेदारियां वो बखूबी निभाते रहे, किंतु व्यक्तिगत जीवन में कर्मयोगी ही थे और अविवाहित रहे। अटल जी के शिष्य की तरह ही राजनीति के मनीषी बने रहे। प्रोफेसर शर्मा सर रेगुलर क्लास पढ़ाते थे, रेगुलर विभाग आते थे, परीक्षाओं की जो ड्यूटी होती थी वो रेगुलर करते थे। टीचर, बच्चे, कर्मचारी, लगभग सभी लोग उनको अच्छी तरह से भली बात जानते हैं, वो सबको जानते हैं। कभी भी उन्होंने अपने क्लास को नहीं छोड़ा हुआ है, प्रॉपर वे में अपना क्लास लेते रहे हमेशा, और जो कुछ भी उनको दायित्व इस संबंध में दिए गए हैं उस सब में पूर्ण सहयोग हम लोगों को उन्होंने प्रदान किया है। हमने और प्रोफेसर दिनेश शर्मा ने एक ही गुरु के अंडर में पीएचडी किया है, प्रोफेसर के सक्सेना साहब के साथ। उन्होंने यहाँ पढ़ाई के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी उतना ही सक्रिय योगदान दिया है जिसको कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। He serves as an inspiration to the youth and many of us because of his outstanding achievements. Not only this, he is very down to earth and humble as well as dedicated to whatever he has done. मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि हम लोगों से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से वे बहुत ही नज़दीक हैं। जब तक हम उनको अप्रोच करते हैं कुछ मदद के लिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कुछ उनके बस में है, उनके साथ हो सकता है, वो अवश्य करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको न केवल एक पॉलिटिशियन की तरफ देखते हैं, मैं उनको एक ऑनेस्ट मैन एंड डीपली स्पिरिचुअल मैन भी मानता हूँ। यह खुसूसियत है दिनेश शर्मा जी की, कभी इन्होंने कोई झूठा वादा नहीं किया। जो बात इन्होंने कही उस पर अमल करके दिखाया, उस पर काम करके दिखाया उन्होंने। तो इसका मतलब ये कि जो आम जो नेता होते हैं वैसे नेता नहीं है, बल्कि एक सच्चा जिस तरह से एक नेता होना चाहिए, जैसा एक सच्चा लीडर होना चाहिए, वो हम तो समझते हैं वो दिनेश शर्मा जी है कि इन्होंने हमेशा जो बात कही उसको करके दिखाया और अमल करके दिखाया। सभी से बहुत ही हंस के बात करना, सारे कार्यों को सुनना, कार्य करने योग्य है तो ठीक है, नहीं करने योग्य है तो ठीक है, मगर सुनते सभी थे। तो हम ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब एक गैर मामूली शख्सियत के मालिक हैं और उनकी पर्सनैलिटी किसी एक तबके से वाबस्ता नहीं है। इनको कौन प्यार नहीं करता है, इनको कौन नहीं मानता है, क्योंकि अटल जी कहा करते थे ये एक मॉडरेट लीडर आगे जाके बनेगा, क्योंकि अटल जी खुद एक मॉडरेट लीडर थे। तो मैं ये कहा करता था कि डॉक्टर साहब आपके नाम के आगे अगर कोई राजनीति लफ्ज लगाता है तो मैं उसका खंडन करता हूँ। क्यों? मेरा मानना है आपको अगर समाज सेवी का अगर खिताब दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है बजाय कहने के राजनीतिक हैं। मॉरिशस में एक धर्म संसद का आयोजन था। साध्वी रितंभरा को वहां व्याख्यान देना था, किंतु किसी कारणवश वो वहां न जा सकी। आयोजकों के आग्रह पर उन्होंने स्वामी दिनेशानंद बनकर प्रवचन दिया। मुझे नहीं पता था कि उस कार्यक्रम के आयोजक ने स्वामी दिनेशानंद के नाम से मुझे इंट्रोड्यूस किया था वहां पे, कि वो इंडिया से एक स्वामी है, वो आएंगे और बोलेंगे। अब उसी समय आस्था चैनल चल रहा था, तो लाइव टेलीकास्ट बड़ा पॉपुलर था और लोग उसको देखते थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नथानी जी कार्यालय के प्रभारी थे और वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे जिसमें मुझे स्वामी दिनेशानंद कहा गया। उन्होंने मेरी माँ को फोन कर दिया कि भाभी तुम्हारा लड़के को मैं कहता था इससे शादी कर दो, नहीं किया, तो ये तो जाके मॉरिशस में से संन्यास ले लिया, तो प्रवचन कर रहा है। जब उनकी माताजी को पता चला तो उन्हें लगा कि अब वो सन्यासी हो जाएंगे, इसलिए वो उनका विवाह कराने की जिद पर अड़ गईं। डॉक्टर दिनेश शर्मा अपने माता पिता की जो भक्ति है ना, ये परशुराम जी से कम नहीं महाराज। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारही मातु लोग सब साखी। लोगों का आश्चर्य हुआ कि इनको इतनी देर में शादी क्यों की, तो कारण ये था कि पिता की आज्ञा थी, विवाह करना है तो माता पिता की आज्ञा को पालन करके उन्होंने विवाह कर लिया। लगभग 367 के करीब इनके पास अब तक प्रस्ताव आ चुके थे, किंतु इन्होंने 6 का सिलेक्शन अपने दिमाग से, अपने मन से किया। उन्होंने मेरे पास बात रखी, उनका कि भाई साहब एक IPS है, एक ADJ है और
नेता की बेटी हैं, एक सांसद है, एक लेक्चरर है। तो मैंने कहा लेक्चरर के अलावा सब बेकार है तुम्हारे लिए। फोटो दूसरी पसंद आ रही है मगर पर्ची दूसरी की उठ रही है। आखिर बहुमत मेरा सिद्ध हुआ, सरकार मेरे मन की बनी। जी, मुलाकात हमारे पारिवारिक स्रोतों के थ्रू हुई थी। इनके जीजाजी लगते हैं और हमारे एक रिलेटिव आपस में परिचित थे, तो उन दोनों ने हम लोगों को आपस में मिलवाया। इट इज़ प्योरली अरेंज्ड मैरिज। तो ये अकेले मुझसे मिलने आए थे और ये वस्तुतः किसी और से मिलने गए थे। फिर अहमदाबाद में मैं घर पे थी तो ये मुझे मेरे भाइयों के कहने पे मुझसे मिलने आए थे। इनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुई। इनका पूरा कंसर्न इनकी फैमिली को लेके था कि मेरे मदर फादर, मेरी सिस्टर और तुम्हें देखना होगा और मेरी ये लाइफस्टाइल है। तब जब अकेले में हम दोनों की बात हुई तो मुझे लगा कि ये सही पर्सन है मेरे लिए। ये हमेशा इसके दिमाग में था कि नेता से शादी नहीं करनी, क्योंकि कुछ नेताओं की ऐसी इमेज बनी हुई है कि उससे ही कतराती। लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसदीय क्षेत्र था, इसलिए उनके चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी और जनता का विशेष ध्यान रखना, ये दोनों काम इन्होंने पूरी सफलता से किए। पहला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसी दौरान इजराइल में वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इसमें उनके व्यक्तित्व, उच्च शिक्षा और आदर्श विकास के लिए उन्हें दुनिया के श्रेष्ठ मेयर का अवार्ड दिया गया था। दूसरी बार दिनेश शर्मा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर से लखनऊ की जनता और पार्टी के वरिष्ठों के आग्रह पर वो तैयार हुए। तत्काल का अगर उदाहरण देना हो तो ही दे सकता हूं मैं। जो महापौर बने उस समय बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते थे, सबको इन्होंने मना कर दिया था। उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे श्री लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मना कर दिया है। हमसे बात हुई तो कहे कि हम तो लड़ना नहीं चाहते। अब फिर मैंने कहा नहीं, लड़ना है तुम्हें। हमारा वाक्य इतना था, इतना मैं कह सकता हूं कि इस वाक्य को उन्होंने गंभीरता से लिया और मेरी बात खाली न जाए इस बात को ध्यान में रखकर अनमने मन से उन्होंने चुनाव लड़ने की हामी भरी और मैं समझता हूं सर्वाधिक मतों से विजयी हुए। फिर से पिछली बार की तरह सादगी से चुनाव लड़ा। इस बार उनकी न सिर्फ जीत हुई बल्कि 1,71,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से वो जीते भी। ये किसी भी स्थानीय चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को मिली सबसे बड़ी जीत थी। Record has happened on the margin of votes that he won with, which is a significant evidence of the fact that the popularity of the person. चरित्रवान, व्यक्तित्व के महान और ईश्वर भक्त, ये बाल्यावस्था से उनके अंदर था। वो चरित्र के कारण ही, व्यक्तित्व के कारण ही, जीवन मूल्यों के कारण ही आज इतने बड़े बने कि वो हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री बन गए। 2 बार मेयर रहे। वो लखनऊ की नगर की जनता के एक हृदय सम्राट हैं। लखनऊ शहर में 2 बड़ी समस्याओं ने शहर का ट्रैफिक बदहाल कर दिया था। पहली थी वाहनों और चालकों का मनमानी पूर्ण रवैया, दूसरी सड़क पर घूमते पशु। इनमें गोवंश ज्यादा थे। डॉक्टर शर्मा ने दोनों का ऐतिहासिक हल निकाला। ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए उन्होंने पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से एक ट्रैफिक पार्क बनाया। यहाँ लाखों लोगों को मुफ्त में यातायात के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही यह नियमों को भी प्रदर्शित किया गया है। दूसरी समस्या थी आवारा पशु, जिन्हें लोग पीड़ित करते थे। वो दुर्घटनाओं का कारण बनते थे। डॉक्टर शर्मा के मन में पशुओं के प्रति, खासकर गौवंश के लिए अपार करुणा। उन्होंने इन्हें आवारा नहीं बेसहारा कहा और लग गए सहारा देने के नियोजन में। उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। 65 एकड़ जमीन में कान्हा उपवन नाम से पशु देखभाल केंद्र और गौशाला का निर्माण कराया। यहाँ
आज हजारों बेसहारा और बीमार पशु पक्षी बंदर इत्यादि की देखभाल की जाती है। उन्हें इन बेजुबानों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे जो भी लखनऊ महानगर के एनिमल हैं या बाहर से भी जो भी किसान हमारे ले आते हैं, इनको प्रॉपर रख के यहाँ हम लोग फीडिंग कराते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बेसहारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ शहर में थी। उस पर बहुत गंभीर चर्चाएं होती थी हमारे माननीय पार्षदगणों में, हमारे मेयर साहब से, कि इन पशुओं के बेहतर पुनर्वास के लिए क्या किया जा सकता है। तो कान्हा उपवन का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया और 2007 में उन्होंने इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयास चालू कर दिया और 2007 से ही इसका निर्माण शुरू किया। और सर ने एक एक चीज एक एक इंजीनियरों के साथ बैठ के और इसका खाका तैयार करके अब 2010 के करीब ये बन के पूरा हो पाया। दिनेश शर्मा जी ने 1998 में कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों की स्मृति को लोगों के लिए सहेजने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने शहर में कारगिल शहीद स्मारक उद्यान शहीद पार्क बनवाया। यहां लगाई गई प्रतिमाओं और शिलापट्ट से लोगों को प्रेरणा मिलती है। शहीदों का सम्मान ही इनकी पूंजी है। मेयर के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर सबका साथ सबका विकास ये मंत्र अपनाया। आने लखनऊ में जहाँ की मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहाँ से भी लोगों ने खुलकर उनको वोट दिया। उन्होंने इस शहर की गैर मामूली तौर पर तरक्की की तरफ तवज्जो दी और सिर्फ ये नहीं कि किसी एक इलाके पे तवज्जो दी हो, बल्कि आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उन सालों में पुराने लखनऊ में भी बड़ा डेवलपमेंट उनकी लीडरशिप में हुआ है। सभी विभागों के विकास कार्यों पर उन्होंने खास ध्यान दिया। योजनाओं को फाइलों से निकालकर वो धरातल पर लाए। जनता दर्शन के माध्यम से हर किसी के लिए उपलब्ध रहे। 11,000 से ऊपर सेंटर थे, अब 8,000 आ गए। 3,500 सेंटर कम हुए हैं। अब वो ठेके वाला नकल वाला सिस्टम खत्म हो गया। जाइए इनके साथ चले जाइए, इनकी बात सुनिए। तो इंस्पेक्टर से कहिए वो पानी करेगा तो रहने नहीं पाएगा, उसकी चौकी इंचार्ज से बता दीजिएगा। आपको सादा कागज में करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत मिली। पहली बार भाजपा 272 के बहुमत के आंकड़े को पार कर सकी। मेरे भाइयों बहनों, आपने 60 साल तक शासकों को चुना है। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक की। इस जीत से उत्साहित मोदी जी और नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसकी कमान सौंपी गई सबसे कर्मठ व्यक्तित्व दिनेश शर्मा को। लक्ष्य था भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाना। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सह प्रमुख श्री विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ सारे देश में सदस्यता अभियान चलाया। तूफानी दौरे किए। बंगाल से लेकर नागालैंड, गुजरात से लेकर कश्मीर, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु, हर जगह अभियान को अभूतपूर्व सफलता मिली। 11 करोड़ सदस्यों के साथ भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उत्तर पूर्व में इस अभियान की सफलता से असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में भाजपा सत्ता में आई। इस दौरान दिनेश शर्मा ने जनसंपर्क, संगठन और आधुनिक मीडिया तकनीक का प्रयोग किया, जिससे
इनका पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण झलकता है। उस समय ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह के राज्य गुजरात के प्रभारी भी थे। इनकी मेहनत ने इन्हें भाजपा के अग्रणी नेताओं की पंक्ति में ला खड़ा किया। और मैं कहूंगा कि सदस्यता महाअभियान 11 करोड़ 57 लाख से ऊपर सदस्य बन गए। 8 करोड़ चाइना के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के, उसे काफी बड़ा उन्होंने क्रॉस कर लिया, पता ही नहीं चला। और ये जादुई चमत्कार हमारे कुशल संगठन करता श्री अमित भाई साहब की हर काम के पीछे परिश्रम की पराकाष्ठा। सदस्यता अभियान के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान दिनेश शर्मा की नेतृत्व में एक टीम बनी थी। इन्होंने देश भर का दौरा किया, मेरा भी दौरा लगाया और हर स्तर के कार्यकर्ता को सदस्यता के साथ जोड़ने का काम किया। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए। अपने विजय रथ पर सवार भाजपा पूरे उत्साह में थी, लेकिन साथ ही बिहार और दिल्ली में हुई हार से सबक भी लिया था। इसलिए संगठन ने एक बार फिर दिनेश शर्मा जी को अन्य प्रमुख नेताओं के साथ चुनावी तैयारी के लिए लगा दिया। इन्हें पूरे राज्य में प्रचार और संगठन की जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ा ही भीषण चुनावी रण था। वही हुआ जो आर्ट ऑफ वॉर में सन त्जू ने कहा है, युद्ध की तैयारी में जितना अधिक पसीना बहाओगे, मैदान में खून उतना ही कम बहेगा। आखिरकार भाजपा की कुशल नेतृत्व, नीति और नीयत ने इसे 402 में से 312 सीटों पर जीत दिलाई। पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री, साथ ही डॉक्टर दिनेश शर्मा और श्री केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद दिया। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने अधीन हर विभाग पर अमिट छाप छोड़ी है। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। नकल विहीन परीक्षा और सारे प्रशासन को तकनीकी से जोड़ना संभव है। पाठ्यक्रम आधुनिक तथा और अधिक रोजगार उन्मुख बने हैं। आज भी डॉक्टर शर्मा 16 घंटे से अधिक समय जन सेवा में देते हैं। नियमित रूप से जनता दरबार लगाकर समस्याओं को हल करते हैं। इतना एजुकेटेड होने के बावजूद इतना डाउन टू अर्थ रहना और एक लीडर की जो क्वालिटी होती है, जैसे कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्ट्रेस हैंडलिंग, मोटिवेशन, हर चीज में मोटिवेट करना, नहीं तुम कर सकती हो, ये इनके अंदर बहुत अच्छी आदत थी। कभी हम लोग को ये नहीं समझा कि बच्चे हैं, नहीं इनको भेज दो, बिजी है, नहीं अपना प्रॉपर टाइम पूरा काम को भी दिया, घर को भी दिया, कैसे मैनेज करते थे। हर एक चीज हम लोग इनके देख के कॉपी करना चाहते थे कि कैसे काश हमारे अंदर भी ये सारी क्वालिटीज आ जाए इनकी तरह। पढ़ा लिखा इंसान, अच्छा इंसान, एक अनबायस्ड इंसान, एक सेकुलर इंसान और एक जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। Professor Dinesh Sharma has made the Department of Commerce as well as the University of Lucknow proud by his achievements, both political as well as academic. दिनेश शर्मा जी के ऐसे लोगों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी होना चाहिए कि एक हीरा ऐसा जो है वो यहाँ लखनऊ की सरजमीन के ऊपर भी मौजूद है, जिसकी सही तरीके से लोगों ने अभी परख नहीं की है। दिनेश शर्मा को अभी ऊपर बहुत जाना है। आज जो हम देख रहे हैं कि राजनीति के अंदर विकृतियां आ गई हैं बहुत प्रकार की, तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि साफ सुथरी छवि के लोग जैसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, ये लोग राजनीति के अंदर आएं, अपनी पैठ बनाएं और उसके बाद उस अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करें। ये देश की आज़ादी के बाद कैसा होगा और उसकी परिकल्पना हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन में बलिदान देने वाले लोगों की थी। दूरदृष्टि, सरल व्यवहार, कठिन परिश्रम दिनेश शर्मा जी के जीवन की पूंजी है। उनमें बनावट का कोई स्थान नहीं। उनमें राजनेताओं वाले गुण हैं। उनमें अब्राहम लिंकन, कमाल पाशा, डॉक्टर सन यात सेन, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय और
अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेताओं की परंपरा की सुगंध मिलती है। डॉक्टर दिनेश शर्मा राजनीति को राष्ट्र और समाज की सेवा का अवसर मानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद दर्शन उनका आदर्श है। किसी पद का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि राजनीति के शीर्ष तक वो अगले 5-10 वर्षों में निश्चित रूप से पहुंचेंगे। मैं सर ये उम्मीद करता हूं कि ये आगे बढ़ते चलें और देश का सेवा करते रहें। वो जिस मेटल के बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सर का कार्य करने का तरीका अलग है। कार्य के प्रति डिवोशन, उनका डिवोशन देख के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। सरकार सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, तो सामंजस्य बनाना बहुत मुश्किल कार्य होता है, किंतु सर ने उसको बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से किया। सर के व्यक्तिगत संबंध सबसे हैं, हर पार्टी, हर मजहब, हर धर्म के लोग उनको मानते हैं, तो एक अच्छा प्रशासक के रूप में मैं उनको देखता हूँ। डॉक्टर दिनेश शर्मा अपनी बात को बिना लाग लपेट के कह देते हैं। सरकार के पद और सुविधा को अपने ऊपर जनता का ऋण मानते हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सरकारी बंगला नहीं लिया। आज भी अपने पुराने घर ऐश बाग की गलियों से होकर पैदल पहुंचते हैं। पहले की तरह हर व्यक्ति को सहजता से मिलते हैं। इसी सरलता और ईमानदारी ने उन्हें विद्यार्थी से प्रोफेसर, प्रोफेसर से मेयर और मेयर से उप मुख्यमंत्री बनाया। संगठन में भी अपनी मेहनत और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा से भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। सफल होने से चुनौतियों का आना बंद नहीं होता। यही इनके प्रगतिशील बने रहने का सूत्र है। इनके विशाल व्यक्तित्व को दिग्विजय मिश्रा की पंक्तियों ने कुछ यूं बयां किया है। दिनेश शर्मा, एक प्रयास समाधान के लिए, एक विचार उन्नति का, एक जिद बदलाव की, एक ख्वाब जनता के वैभव का, एक तत्परता सभी को अपनाने की, एक प्रयास अंत्योदय का, एक कार्यकर्ता अनुशासन भरा, एक संभावना सर्वोदय की, एक चेहरा समाधान का, एक नेता हर घर का। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं ऐसी रुखाई कभी मत। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा की छवि बेहद साफ, स्वच्छ और बेदाग है, जो अक्सर राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। इनकी शख्सियत की एक और खास बात यह है कि ये किसी छवि में बनकर नहीं रहे। इसी का नतीजा है कि ये हर जाति और धर्म के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं। इन्हें विरोधी भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना पार्टी के लोग। यही कारण भी रहा है कि बीजेपी हर छोटे बड़े काम में उनके काम को सराहती आई है और डॉक्टर दिनेश शर्मा एक आदर्श नेता के तौर पर जाने जाते हैं।